बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान का 2020 का WL पेपर लेकर के आए हैं। अच्छी तरह से सॉल्व कराएंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उनको भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 दी है, तो कहा गया उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित और इसमें युग्मक की संख्या हो जाएगी 12, तो 12 3 36 आ जाएगा। इस तरह से इसमें ऑप्शन से होगा तीसरा 36। अगर ये कैसे हल होगा, कैसे सॉल्व होगा, पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, इंटरस्टिशियल्स क्वेज़मेटा किस में पाए जाते हैं। इंटरस्टिशियल्स क्वेज़मेटा कहाँ पाए जाते हैं। यूनिवैलेंट में, बाईवैलेंट में, यूनि एवं बाईवैलेंट दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो बाईवैलेंट में पाए जाते हैं। अगर आप लोग गुणसूत्र नहीं देखे हैं कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, चित्र सहित समझाया। आप लोग एक बार देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। हमारे चैनल पर जाइए, गुणसूत्र वाला वीडियो देखिए, गुणसूत्र के प्रकार वाला। फिर अगला है, अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कहां अम्लीय वर्षा देखी गई थी। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से चौथा, कनाडा में सबसे पहले अम्लीय वर्षा देखी गई थी, कनाडा में। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होगा। तो 9:3:3:1 होगा, 9:3:3:1 होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी क्या है। देखिए जैसे कोई एक देश ये है, एक देश ये है और दूसरा देश ये है। इस दूसरे देश के पास कोई जैविक संसाधन है, जैविक संसाधन है, तो इस देश के द्वारा इसके जैविक संसाधनों को चुरा लेना या उनका उपयोग कर लेना या उनसे लाभ लेना और इस देश को कोई जानकारी भी न देना। इसके जैविक संसाधनों का यूज कर लिया इसने और इस देश से कोई पूछा भी नहीं, कोई जानकारी भी नहीं दी, तो इसे ही क्या कहा जाता है, बायोपायरेसी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश के जैविक संसाधनों का उपयोग कर लेना, यूज कर लेना, उपभोग कर लेना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बीटी कॉटन पर टिप्पणी लिखिए। बीटी, देखिए बीटी क्यों लगा है इसके आगे। बीटी इसलिए लगा है क्योंकि बीटी होता है बैसिलस थुरिंजिएसिस, बैसिलस थुरिंजिएसिस, थुरिंजिएसिस जीवाणु है ये जीवाणु है। और जीवाणु कहाँ पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है ये जीवाणु। और इसका जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है और ये जो एंडोटॉक्सिन प्रोटीन है इसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है, क्राई प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये कीटों के लार्वा को मारती है, कीटों के लार्वा को मारती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कीटों के लार्वा को मारती है तो इसके जीन को निकाल लिया जाए। ऐसा जीन जो इस प्रोटीन को बना रहा है उस जीन को निकाल करके उन्होंने पेड़ पौधों में डाल दिया। जैसे कॉटन था, कपास थी, तो कॉटन में डाल दिया। अब वो बीटी कॉटन कहलाने लगा क्योंकि वो कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो गया। जैसे कोई कीट लगेगा तो कीटों को मार देगा वो, तो ये क्या हो गया, बीटी कॉटन हो गया। इस तरह से बीटी कॉटन है, यानी बीटी कपास है, बीटी मक्का है, इस तरह से फसलें बनाई गई हैं उस रोग के प्रति प्रतिरोधी। फिर अगला है, टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र के सूत्र क्या हैं। देखिए इसमें 45 गुणसूत्र हो जाते हैं क्योंकि एक गुणसूत्र का लोप हो जाता है, एक गुणसूत्र गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इसमें क्या होते हैं, टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी 44 प्लस एक्स रह जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 44 प्लस एक्स उपस्थित होते हैं। और यह लिंग गुणसूत्रों का विकार है, मतलब यह लिंग गुणसूत्रों की एक न्यूनता के कारण होता है। लिंग गुणसूत्रों में
एक गुणसूत्र खत्म हो जाता है। कैसा विकार है? लिंग गुणसूत्रीय विकार है ये। यानी कि लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र का लोप हो जाता है, न्यून हो जाता है। और अगर ये तो हुआ स्त्री, अगर पुरुष की बात की जाए, ये तो हुआ स्त्री, अगर पुरुष में देखा जाए तो 44+y रह जाते हैं, इस तरह से हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि मादा अंडाशय अल्प विकसित हो जाते हैं, ऐसे ही पुरुष में भी जननांग जो होते हैं अल्प विकसित रह जाते हैं। तो ये टर्नर सिंड्रोम होता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, चित्र सही समझाया है, तुरंत समझ में आ जाएगा। बीटी कॉटन भी समझाया है और बायोपायरेसी भी। ये सभी एक बार आप देखोगे और तुरंत समझ में आ जाएगा, दूसरे को भी बता लोगे। चित्र सही समझाया सब, आप लोग जाकर के देखिए। फिर अगला है साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है? आपको बता दें, जो साइथियम पुष्पक्रम है, इस साइथियम को क्या है? कटोरिया भी कहा जाता है। साइथियम को कटोरिया पुष्पक्रम भी कहते हैं, कटोरिया। और ये यूफोरबिया कुल के पौधों में पाया जाता है। जो यूफोरबिया कुल के पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। जैसे लाल पत्ती होती है तो लाल पत्ती में इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और लाल पत्ती का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? यूफोरबिया पुलेकेरिया, यूफोरबिया पुलेकेरिया। फिर अगला है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ये कोर्स में नहीं है, इसको हटा देते हैं। हालांकि ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल होती है, डेसिबल। फिर अगला क्वेश्चन है तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। तप्त स्थल का मतलब होता है हॉट स्पॉट। तप्त स्थल क्या है? हॉट स्पॉट होता है, हॉट स्पॉट। से नॉर्मन मेयर ने 1988 में विकसित किया था। नॉर्मन मेयर ने 1988 में तप्त स्थल या हॉट स्पॉट को विकसित किया था। तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। यानी जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है उन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहा जाता है। जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, इसीलिए कहा गया क्या? तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। अब संसार में कुल 34 हॉटस्पॉट हैं। आप संसार में कुल 34 हॉट स्पॉट हैं। यानी संसार में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल पाए जाते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है डार्विन के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो जो डार्विन थे उन्होंने क्या बताया था? डार्विन ने बताया था कि जो जीव जिस वातावरण में रह रहा है, कोई जीव जिस वातावरण में रह रहा है उसी के अनुकूल बन जाता है और जीवित रहता है और संतान को पैदा करता है। इन्होंने क्या कहा था? जो जीव जिस वातावरण में रह रहा है उसी के अनुकूल वो बन जाए और जीवित रहता है। अगर बन जाएगा तो जीवित रहेगा और संतानोत्पत्ति करता रहेगा। जबकि जो जीव उस वातावरण में नहीं ढल पाता है वो क्या हो जाता है? वो धीरे धीरे करके कालांतर में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर अगला है प्यूरीन एवं पिरामिडीन क्षारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्यूरीन क्षारक में कार्बन व नाइट्रोजन, N2 लिख देते हैं शॉर्टकट में, कार्बन व नाइट्रोजन के से बने, लिख लीजिए, से बने 2 चक्र होते हैं। प्यूरीन क्षारक में कार्बन व नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं। जबकि अगर पिरिमिडीन की बात की जाए तो इसमें कार्बन व नाइट्रोजन से बने कितने चक्र होते हैं? इसमें केवल 1 चक्र होता है, 1 चक्र। प्यूरीन क्षारक में कार्बन व नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं। पिरिमिडीन क्षारक में कार्बन और नाइट्रोजन से बना केवल 1 ही चक्र पाया जाता है। और दूसरा अंतर भी देख लेते हैं क्योंकि 2 नंबर का है। तो जो प्यूरीन क्षारक है, प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। प्यूरीन में प्रमुख प्यूरीन कौन से होंगे? एडेनिन और ग्वानिन होंगे। जबकि जो पिरिमिडीन क्षारक है इसमें मुख्य रूप से थाइमीन,
और यूरेसिल होंगे पिरिमिडिन में होंगे। ये पिरिमिडिन क्षारक होते हैं, ये प्यूरिन क्षारक होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। फिर अगला है खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है? देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक या पारतंत्र होता है, कह लीजिए जो पारतंत्र होता है, पारतंत्र में जो पारतंत्र होता है उसमें क्या होता है कि सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या होगा? पारतंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। देखिए यह खाद्य आहार कहा जाता है। जैसे घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया और मेढक को सांप ने खाया। तो देखिए एक पारतंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला या खाद्य आहार कहा जाता है। तो घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देखिए। तप्त स्थल भी बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया है और डार्विन के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। प्यूरिन, पिरिमिडिन या डीएनए के बारे में किसी भी वीडियो को देखने के लिए हर एक तरह का वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है और अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पूरा वीडियो देखिए, गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। जाकर के देखिए। फिर अगला है उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अचानक होने वाले आनुवांशिक परिवर्तन ही क्या है? उत्परिवर्तन है। जो आनुवांशिक उत्परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जीवों के शरीर के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण जीन के द्वारा होता है। हम सभी लोग जानते हैं जो आनुवांशिक गुण हैं उसका निर्धारण कैसे होता है? जीन के द्वारा होता है। और ये जो जीन होते हैं ये माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जीव के इन जीनों की संरचना व्यवस्था जो होती है उसमें अचानक परिवर्तन आ जाते हैं। जो जीन जा रहा है उसमें अचानक चेंजेस आ जाते हैं और इन्हीं चेंजेस को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है या फिर म्यूटेशन कहा जाता है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला है टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस में चेकर बोर्ड बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए वीडियो किसी कारण बंद हो गया था, हम आपको फिर से इसको बता देते हैं। देखिए कैपिटल टी यहाँ पर मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे लिए थे। तो दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने पर यहाँ देखिए संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। मेंडल ने यही बताया था संकर लंबे पौधे हैं और ये F1 पीढ़ी थी, ये P1 पीढ़ी है। तो अब पहले बैक क्रॉस को देखते हैं। बैक क्रॉस में क्या है कि जब F1 पीढ़ी का P1 पीढ़ी के किसी भी जनक से क्रॉस कराया जाता है, जब F1 पीढ़ी का P1 पीढ़ी के किसी भी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो उसे ही बैक क्रॉस कहा जाता है। अब देखिए F1 पीढ़ी का P1 पीढ़ी के किसी एक जनक से क्रॉस करवाया मैंने, तो यहां पर इस जनक से करवाया प्रभावी वाले से, तो यहां पर देखिए एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। जब क्रॉस करवाएंगे तो इन्होंने चेकर बोर्ड कह दिया है तो चेकर बोर्ड बनाइए इस तरह से। और चेकर बोर्ड में क्या होगा कि इस तरह से कॉलम बना लेंगे, 1 2 और ये 3 लिखने वाला, इधर भी ऊपर लिखने वाला। तो इधर देखिए कैपिटल टी यहां लिखेंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी यहां लिख लेंगे। अब ये वाला और ये वाला कैपिटल टी यहां आ जाएगा, ये वाला और ये वाला कैपिटल टी यहां आ जाएगा और ये वाला और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी यहां आएगा और यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी यहां आ जाएगा। इस प्रकार से 50% शुद्ध लंबे पौधे और 50% संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। अब देखिए टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं। ये तो बैक क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, जब F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो उसे ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। F1 पीढ़ी का P1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाया तो उसे ही टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कि F1 पीढ़ी का जनक ये था, F1 पीढ़ी की संतति ये थी और
P1 पीढ़ी के जनक अप्रभावी वाले से क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिख दिया और स्मॉल टी इधर लिख दिया। फिर इस तरह से 50% संकर लंबे पौधे और 50% शुद्ध बौने पौधे उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे बना देंगे और काम हो जाएगा। फिर अगला है आर्थो चक्र क्या है, विवेचना कीजिए। जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों में जब निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, स्त्रियों में जब निषेचन नहीं होता है तो हर महीने गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में, गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इसे ही आर्तव चक्र कहते हैं। मतलब स्त्रियों में जब निषेचन ना हो तो हर महीने गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को ही आर्तव चक्र कहा जाता है। और आपको बता दें होता क्या है वास्तव में इसमें, कि निषेचन जब नहीं होता है तो निषेचन ना होने पर क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम जो होती है, कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगती है, जिससे जो हार्मोन होते हैं स्त्री जनन वो कमी आ जाती है। इसमें कमी आने पर जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो टूट जाती है और टूटने से रुधिर के साथ वो बहने लगती है बाहर, रुधिर का स्राव होने लगता है। उसी स्राव के साथ में अंडा भी बाहर आ जाता है, इसे ही ऋतुस्राव कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, उत्पादक और उपभोक्ता। तो जो हरे पादप होते हैं, जो हरे पादप हैं वही उत्पादक हैं। हरे पादप क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक। जबकि जो उपभोक्ता हैं हरे पादपों के द्वारा बनाया गया जो भोजन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। हरे पादप के द्वारा बनाए गए भोजन को करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। और अंतर में अगर देखा जाए तो उत्पादक जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। उत्पादक स्वपोषी होते हैं, जबकि जो उपभोक्ता हैं ये परपोषी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जबकि उपभोक्ता उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जीव भार एवं जीव संख्या का पिरामिड। उत्पादक व उपभोक्ताओं का ग्राफीय निरूपण जीव भार के आधार पर, जब उत्पादक और उपभोक्ताओं का ग्राफीय निरूपण जीव भार के आधार पर हो तो उसे जीव भार का पिरामिड कहा जाता है, और जब जीव संख्या के आधार पर हो तो उसे जीव संख्या का पिरामिड कहा जाता है। इस तरह से इसके बारे में बता देंगे। इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देखिए, ये भी अपलोडेड है और ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। ये दोनों आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। और उत्पादक उपभोक्ता चित्रों के माध्यम से समझाया है, जाकर के देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। डालेगा उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर या उत्पादक और उपभोक्ता बायोलॉजी साइंसेस के, आर्तव चक्र बायोलॉजी साइंसेस के, ऐसे सर्च करना तुरंत आ जाएगा। टेस्ट क्लास एवं बैक क्लास बायोलॉजी साइंसेस के लेकर सर्च कीजिए, तुरंत आ जाएगा। आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से, किसी ने भी समझाया नहीं होगा, एक बार जाकर के देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है पात्र निषेचन IVF प्रक्रिया क्या है, कि जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है, जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है तो क्या किया जाता है कि उन स्त्रियों से जो अंडा होता है इनके अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं। जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है उनके अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है और इनका जो पति होगा उसके पति के शुक्राणुओं को ले लिया जाता है। पति के शुक्राणु को ले लिया, इनके अंडाणु को निकाल लिया और बाहर कृत्रिम माध्यम में, वर्धन माध्यम में दोनों का निषेचन करवा देते हैं। और जब भ्रूण निषेचन के बाद जब भ्रूण 32 कोष की अवस्था में हो जाता है तो गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। इसी को IVF कहा जाता है। तो इसके बारे में चित्र सही समझने के लिए पात्र निषेचन को आप हमारे चैनल में जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अगला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्लाज्मिड तथा फास्मिड क्या होते हैं। तो देखिए प्लाज्मिड क्या है, जीवाणु में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है।
तो प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, यानी अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। कोई जीवाणु है, इसमें इसका गुणसूत्र है और यहाँ पर और गोल सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है, इसे ही प्लाज्मिड कहा जाता है। और जो फास्मिड है, वास्तव में ये प्लाज्मिड जो होता है इसी को रूपांतरित करके वैज्ञानिकों ने फास्मिड बनाया है, इसी को रूपांतरित कर दिया है और फास्मिड का निर्माण कर दिया है। इसका मतलब फास्मिड भी प्लाज्मिड की तरह ही होता है और वाहक डीएनए के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला है हसियाकार रुधिराणु एनीमिया, यानी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया है। इसमें होता क्या है, जो आपका ब्लड जैसे बह रहा है इस तरह से, और ब्लड में इस तरह से सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। अब ये इस रोग में क्या हो जाती हैं कि हंसिया जैसी बन जाती, ऐसे ऐसे हंसियाकार बन जाती हैं, टेढ़ी 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 टेढ़ी। तो जहां जहां पर मोड़ होता है ये फंसने लगती हैं। तो क्या होता है कि जब फंसने लगती हैं तो ये पूरे शरीर में दौड़ नहीं पाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो जब ये नहीं जा पाएंगी तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी, जिससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में ना पहुंचने के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हसियाकार रुधिराणु एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया पर हमने चित्र सहित बहुत ही आसान भाषा में वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, मानव में अगर लिंग निर्धारण देखा जाए, मानव में अगर लिंग निर्धारण को देखा जाए तो यहाँ पर जो पुरुष होता है, पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। इधर स्त्री जो है, स्त्री में स्त्री लिख देते हैं, XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इनके गैमीट्स को जैसे इधर निकाल लेते हैं, इसके गैमीट्स को इधर निकाल लेते हैं, इसके गैमीट्स को इधर निकाल लेते हैं, इसके गैमीट्स को इधर निकाल लेते हैं और निषेचन करवाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर केवल XX ही आया है ये सभी क्या हो जाएंगी? पुत्रियाँ हो जाएंगी। और जहाँ जहाँ पर XY आया है ये सभी पुत्र हो जाएंगे। ये पुत्री, ये पुत्री, ये पुत्र और ये पुत्र हो जाएंगे। तो ये जो वाई गुणसूत्र है पुरुष में, ये लिंग का निर्धारण करता है। वास्तव में ये जो X गुणसूत्र है ये बड़ा होता है, Y गुणसूत्र छोटा होता है और इसको प्रदर्शित करते हैं Y से। तो यही छोटा वाला जो गुणसूत्र है यही लिंग का निर्धारण करता है या पुत्र जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से मैंने डिटेल में अपने चैनल में इसको समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। ट्रांसजेनिक जीव क्या है? उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ट्रांसजेनिक जीव, देखिए जैसे कोई एक जीव ये है, दूसरा जीव ये है, इसके किसी वांछित डीएनए को निकाला गया और उसी से संबंधित इसके डीएनए को निकाला गया। ये इसका डीएनए है, ये इसका डीएनए है और दोनों के डीएनए को जोड़ दिया गया तो ये एक नया डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस डीएनए को जिस जीव में डाला जाता है उसी जीव को ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं या ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे पौधे बनाए गए हैं ट्रांसजेनिक, जिनसे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे जीव बनाए गए हैं जिनसे अधिक दुग्ध उत्पादन जैसे है, अधिक मांस उत्पादन है, और भी ऐसे ही बहुत सारे लाभ लिए जा रहे हैं। फिर अगला है बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें सूक्ष्म जीव जो CO2 होता है, CO2 है, H2 है, इसके साथ मेथेन बड़ी मात्रा में उत्पन्न करते हैं, बड़ी मात्रा में उत्पन्न करते हैं। जो बायोगैस टैंक होता है उस पर गोबर भर दिया जाता है और गोबर भरने के बाद क्या होता है कि जीवाणुओं की क्रिया होती है और जीवाणु क्रिया द्वारा या सूक्ष्मजीव क्रिया के द्वारा क्या होता है कि CO2 H2 के साथ मीथेन भी बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। और ये जीवाणु वास्तव में मिलते कहाँ हैं? तो वैसे कीचड़ में पाए जाते हैं या पैदा हो जाते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मच्छरों द्वारा जनित मानव रोग, तो मच्छरों के द्वारा देखिए मलेरिया हो जाता है, मलेरिया मच्छरों से फैलता है। ऐसे ही जो डेंगू ज्वर है, डेंगू बुखार है, ये भी मच्छरों से फैलता है। ऐसे ही जो चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया भी मच्छरों से फैलता है। अगर मलेरिया को देखा जाए तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। अगर डेंगू को देखा जाए तो एडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है। अगर चिकनगुनिया को देखा जाए तो ये भी एडीज मच्छर से फैलता है। अब जो मलेरिया है कहा गया कि उसकी रोकथाम भी बताइए। तो मलेरिया में DDT का छिड़काव करें आप, DDT का छिड़काव करने से मच्छर मर जाएंगे। और जहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं उन गड्ढों में मिट्टी का तेल डालें, मिट्टी का तेल डालने से वो मच्छर होंगे जो मर जाएंगे।
डेंगू बुखार में अगर देखा जाए तो मच्छरों से इसमें भी बचना चाहिए, और जो चिकनगुनिया है इसमें भी देखा जाए तो संक्रमण से बचना चाहिए, और पानी अधिक पीना चाहिए, और मच्छरों से बचना चाहिए। ऐसे ही सारा आप लिख देंगे और आपका काम हो जाएगा। फिर अगला है जीन क्लोनिंग क्या है। तो जीन, जैसे कोई जीन है, इसको किसी माध्यम से बहुत सारे क्लोन बनाना, इसकी कॉपी करना ही जीन क्लोनिंग कहलाता है। अगर लिखने की भाषा में देखा जाए तो आप बता सकते हैं कि क्लोन प्राप्त करने वाले डीएनए खंड को पहले वाहक डीएनए में डालते हैं, उसके बाद वाहक डीएनए पोषक कोशिका में डाला जाता है और फिर उसके क्लोन तैयार हो जाते हैं। इस तरह से जीन क्लोनिंग की जाती है। फिर परागकण संवर्धन, तो परागकण को संवर्धित करना, कल्चर मीडियम में रखना। फिर अगला है जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा में क्या होता है, ये आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे किसी जीव में कोई आनुवंशिक बीमारी का जीन है तो क्या किया जाता है कि उस जीन को वहां से निकाल देते हैं, जो खराब जीन है उस जीन को निकाल देते हैं और उसकी जगह पर नई जीन, अच्छी जीन डाल देते हैं। इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। फिर अगला है पादप में लैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। पादप में लैंगिक जनन की विधियां वर्णन करना है। तो लैंगिक जनन में देखिए, युग्मकों का संयुग्मन होता है, युग्मक संयुग्मन होता है, यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है। इस तरह से जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट से फिर भ्रूण और भ्रूण से जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये पूरा वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए। जनसंख्या विस्फोट बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, एक बार आप देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। आप जाकर के हमारे चैनल से वीडियो देखिए, जनसंख्या विस्फोट लिखिएगा, बायोलॉजी साइंसेस के सर्च कीजिए, पूरा अच्छी तरह से एक बार ही देखने से आपको याद हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्स्थाने स्वस्थाने। उत्स्थाने संरक्षण का मतलब यह होता है कि जहां पर जीव है, जहां पर जीव रह रहा था वहां से उसको उठाकर किसी अलग स्थान पर ले जाकर के संरक्षण दिया जाए, अलग संरक्षण दिया जाए, तो उसे ही उत्स्थाने संरक्षण कहा जाता है। जबकि जो स्वस्थाने संरक्षण है, जहां पर जीव है उसी स्थान पर संरक्षण दिया जाए तो उसे ही स्वस्थाने संरक्षण कहा जाता है। और फिर अगला है बी डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर। आइए इसको समझा देते हैं। हेलिक्स का कुंडलन दाएं हाथ की ओर होता है। जो बी डीएनए है इसमें जो हेलिक्स का कुंडलन होता है वो दक्षिणावर्त होता है, राइट हैंडेड होता है। दक्षिणावर्त या राइट हैंडेड, या कह लीजिए कि दाएं हाथ की ओर होता है। जबकि जो जेड डीएनए है इसमें हेलिक्स का कुंडलन बाएं हाथ की ओर होता है। अब बाएं हाथ मतलब वामावर्त होता है, या लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, या एंटी क्लॉकवाइज कुंडलन होता है, ये भी आप कह सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है बी डीएनए में प्रत्येक कुंडलन में क्षारक युग्मों की संख्या 10 होती है। जो बी डीएनए होता है इसमें हर एक कुंडलन में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 10 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। यानी बी डीएनए के प्रत्येक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं या 10 क्षारक युग्म होते हैं। जबकि जो जेड डीएनए होता है इसके प्रत्येक कुंडलन में क्षारक युग्मों की संख्या 12 होती है। 12, यानी इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक क्षारक युग्म के मध्य की दूरी 3.4 अंगस्ट्राम होती है। जो हर एक क्षार होता है, क्षारक युग्म जो होता है, जो पेयर होता है, उसके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 अंगस्ट्राम होती है। जबकि जेड डीएनए में प्रत्येक क्षारक युग्म के मध्य की दूरी 3.8 अंगस्ट्राम होती है। फिर अगला अंतर है हेलिक्स के प्रत्येक टर्न की लंबाई 34 अंगस्ट्राम होती है। हर एक टर्न की जो लंबाई होती है वो 34 अंगस्ट्राम बी डीएनए में होती है। जबकि जेड डीएनए में हेलिक्स के प्रत्येक टर्न की लंबाई 46 अंगस्ट्राम होती है, 46 एंगस्ट्राम होती है। फिर अगला है हेलिक्स का व्यास 20 अंगस्ट्राम होता है। जो व्यास होता है बी डीएनए में हेलिक्स का वो 20 अंगस्ट्राम होता है। जबकि जेड डीएनए में हेलिक्स का व्यास 18 अंगस्ट्राम होता है।
और फिर अगला है निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, तो हमारे चैनल में अभी जल्दी अपलोड किया, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष, तो ये भी अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए। फिर अगला है डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, प्रयोग द्वारा पुष्टि कीजिए। तो ये पूरा वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो ये दोनों ही कोर्स में नहीं है, कोर्स से हटे हुए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।